नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के पोस्टमार्टम में हुई जल्दबाजी को लेकर उनकी पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने पुलिस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने शव को संभालते समय कोई गरिमा नहीं दिखाई। अमनीत ने कहा कि वो एक दलित विधवा हैं और उनके पति के शव को सम्मान देने में उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की है। अगर परिवार की सहमति का कोई मतलब नहीं है तो वो जो चाहे करें। मैंने अब तक चुप रहकर सम्मान बनाए रखा, लेकिन अब ये पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया है। इतनी जल्दी क्यों थी, पुलिस ये बताए। उन्होंने ये भी कहा कि शव को सेक्टर 16 अस्पताल से पीजीआई ले जाने में महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं और किसी भी चूक की जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस की होगी। चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने स्वीकार किया कि इसमें संचार की गड़बड़ी हुई थी। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल अधिकारी वाई पूरन कुमार के आवास पर पहुंचा। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अगर एक वरिष्ठ अधिकारी जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो आप देश और हरियाणा की दुर्दशा की कल्पना कर सकते हैं। क्या कारण है कि जब वो व्यवस्थागत दलित भेदभाव के बारे में सरकार को लिखते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। क्या कारण है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पूछना चाहिए और आज जो हुआ वो अमानवीय है। वाई पूरन सिंह के शव को उनके परिवार से परामर्श और उनकी अनुमति के बिना सेक्टर 16 से पीजीआई ले जाया गया। वाई पूरन कुमार के शव को ले जाते समय आपने किससे परामर्श किया था? क्या सरकार और प्रशासन इसका उत्तर दे पाएंगे? मेरा मानना है कि परिवार की राय के विरुद्ध ऐसा कदम उठाने से ज्यादा अमानवीय कोई कार्य नहीं हो सकता है। पूरा देश मांग करता है कि सरकार और प्रशासन न्याय की कसौटी पर खरा उतरे। नगीना के सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने आईपीएस पूरन कुमार की सुसाइड पर दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर और पीड़ादायक ये है कि उनके निधन के बाद शव को जबरदस्ती पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जबकि उनकी पत्नी अमनीत, जो हरियाणा कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनकी सहमति के बिना ये कार्रवाई करने की कोशिश की गई। ये बेहद अमानवीय, असंवेदनशील और कई सवाल खड़े करने वाली घटना है, जिसे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त करने लायक नहीं माना जा सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे मामले की तुरंत निष्पक्ष और पारदर्शी सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा ये घटना पूरे देश को झकझोर रही है और खासकर दलित और बहुजन समाज के लोग इससे बहुत आहत हैं। मायावती ने इसे अत्यंत गंभीर और शर्मनाक घटना बताया और कहा कि साबित करती है कि शासन और प्रशासन में जातिवाद अभी भी हावी है। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। उन्होंने हरियाणा सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने और इसे छुपाने या लीपापोती करने से बचने का आग्रह किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से भी इस घटना का संज्ञान लेने की अपील की। मायावती ने कहा ये घटना बताती है कि पद और धन मिलने के बाद भी जातिवाद और शोषण जारी रहता है। आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या की जांच के लिए शुक्रवार को पुलिस ने 6 सदस्यों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है। यह एसआईटी उस अंतिम नोट की जांच करेगी जो आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या से पहले छोड़ा था। एसआईटी सबूत इकट्ठा करेगी, गवाहों से पूछताछ करेगी, एक्सपर्ट्स की राय लेगी और पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं आईपीएस कुमार की पत्नी अमनीत पी कुमार, जो खुद हरियाणा सरकार में आयुक्त और सचिव हैं, उन्होंने एसएसपी कनौदीप कौर को लिखे अपने पत्र में मांग की है कि हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया और अन्य सभी लोगों जिनके नाम उस अंतिम नोट में हैं, उन्हें एफआईआर में स्पष्ट रूप से आरोपी के कॉलम में लिखा जाए। अमनीत ने अपने पत्र में लिखा है कि मेरी शिकायत के अनुसार शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारनिया का नाम एफआईआर में शामिल नहीं किया गया, जबकि ये आत्महत्या की असली वजह थी।
एफआईआर के निर्धारित प्रारूप के अनुसार कॉलम नंबर 7 में सभी आरोपियों के नाम साफ साफ लिखे जाने चाहिए, इसलिए एफआईआर में संशोधन किया जाए। तालिबान के प्रतिनिधियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं आने देने पर राहुल गांधी बोले हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि जब आप महिला पत्रकारों को किसी सार्वजनिक मंच से बहिष्कार करने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को ये संदेश दे रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में कमजोर हैं। राहुल ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। ऐसे भेदभाव के सामने मोदी की चुप्पी उनके नारी शक्ति के नारों की खोखलापन दिखाती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को पीएम मोदी से पूछा कि अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने इसे भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं के लिए अपमान बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री महिलाओं के अधिकारों के प्रति सच में गंभीर हैं तो इस तरह के अपमान को देश में कैसे होने दिया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया तालिबान प्रतिनिधि की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को हटाने के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार ने तालिबान के प्रतिनिधियों को भारतीय धरती पर पूरी प्रोटोकॉल के साथ महिलाओं पत्रकारों को बाहर रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत कैसे दे दी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न होने देने पर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में सरकार ने कहा है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की ओर से दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय की कोई भागीदारी नहीं थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने नई दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बहिष्कृत किए जाने पर गहरा सदमा और निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पुरुष पत्रकारों को अपने महिला सहयोगियों के समर्थन में कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए था। चिदम्बरम ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं स्तब्ध हूं कि महिला पत्रकारों को तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखा गया। मेरी निजी राय में पुरुष पत्रकारों को कार्यक्रम छोड़ देना चाहिए था जब उन्होंने देखा कि उनकी महिला सहकर्मियों को बुलाया ही नहीं गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक खाता शुक्रवार शाम कथित तौर पर सस्पेंड कर दिया गया, जिस पर उनकी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने एक्स पोस्ट में कहा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के फेसबुक खाते को निलंबित करना लोकतंत्र पर हमला है। चांद ने लिखा कि भाजपा की सरकार ने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है, जहां विरोध में उठने वाली हर आवाज को भाजपा दबा देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा के जन विरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। सूत्रों के अनुसार 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले आया यादव के फेसबुक खाते को शुक्रवार शाम लगभग 6 बजे निलंबित कर दिया गया। सपा प्रमुख इस पेज का इस्तेमाल नियमित रूप से अपने विचार साझा करने, सरकार की कमियों को उजागर करने और समर्थकों से जुड़ने के लिए करते थे। लखनऊ उत्तर से सपा विधायक पूजा शुक्ला ने बिना किसी पूर्व चेतावनी या नोटिस के अखिलेश यादव का अकाउंट निलंबित करने के लिए फेसबुक की आलोचना की। शुक्ला ने कहा कि फेसबुक ने अपनी हदें पार कर दी हैं। उसने अखिलेश यादव के आधिकारिक पेज को बिना किसी चेतावनी या नोटिस के निलंबित कर दिया है। ये कोई साधारण अकाउंट नहीं है, ये अखिलेश यादव जी हैं। लाखों लोगों की आवाज। फेसबुक को अपनी सीमाओं को याद रखना चाहिए, वो लोकतंत्र को चुप नहीं करा सकता। समाजवादियों, अब फेसबुक को होश में लाने का समय आ गया है। ऐसा अहंकार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को कई प्रमुख नेताओं ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। ये मौका आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के सामने हुआ। जुड़ने वाले नेताओं में जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और पूर्व विधायक राहुल शर्मा हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के वैशाली विधानसभा से पूर्व उम्मीदवार अजय कुशवाहा, जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन रहे। इन 4 नेताओं में 2 कुशवाहा समुदाय के हैं, 1 यादव समुदाय का है और राहुल शर्मा भूमियार समुदाय से हैं। संतोष कुशवाहा पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तेजस्वी यादव ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि नेताओं को पार्टी में शामिल होने से आरजेडी और मजबूत होगी। ईडी ने शुक्रवार को रिलायंस पावर के वरिष्ठ कार्यकारी और उद्योगपति अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी अशोक कुमार पाल को
17,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। अशोक कुमार पाल रिलायंस पावर लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। उनकी गिरफ्तारी कंपनी से जुड़े कथित बड़े ऋण धोखाधड़ी की चल रही जांच का हिस्सा है। पर्यावरण मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने जम्मू कश्मीर के रामबन में चेनाब नदी पर प्रस्तावित सावलकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नई पर्यावरण मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर तकनीक पर आधारित है, जिसमें नदी के प्रवाह का उपयोग कर बिजली पैदा की जाएगी। ये परियोजना भारत के इंदस नदी समझौते को 23 अप्रैल 2025 को निलंबित करने के बाद इंदस नदियों पर पर्यावरण मंजूरी पाने वाला पहला बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। सावलकोटे प्रोजेक्ट को पहले 2017 में पर्यावरण मंजूरी मिली थी, लेकिन वन मंजूरी नहीं मिलने की वजह से इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सका। 2021 में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया, जो परियोजना को 2061 तक संभालेगा। सितंबर 2023 में इस प्रोजेक्ट को स्टेज 1 की वन मंजूरी भी मिल चुकी है। अब पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू हो सकता है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए मिला है। भारत में कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने इस मौके पर राहुल गांधी की तुलना मचाडो से की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि जैसे वेनेजुएला की विपक्षी नेता को संविधान की रक्षा करने के लिए नोबेल मिला, वैसे ही भारत में राहुल गांधी भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मारिया मचाडो को तानाशाही के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए सम्मान दिया गया है। उन्हें चुनाव धांधली का विरोध करने पर धमकियां मिली और छिपकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसी तरह कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी भी भारत में कथित तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ईवीएम हैकिंग, वोटर लिस्ट से नाम हटाने, आरक्षण खत्म करने के प्रयास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी उनके साथ खड़ा है और आरोप लगाता है कि देश में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की वोटर लिस्ट में हो रहे चुनाव आयोग के एसआईआर का बचाव किया। अमित शाह ने कहा कि देश के कई इलाकों में वोटर लिस्ट की जांच के दौरान 30% तक घुसपैठिए या फर्जी नाम मिले हैं। इसलिए चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है। अमित शाह ने कहा कि 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 10 साल में 29% बढ़ी। ये बिना घुसपैठ के संभव नहीं। शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क होता है। शरणार्थी वो हैं जो धार्मिक उत्पीड़न से डर कर भारत आते हैं। घुसपैठिए वो हैं जो आर्थिक लाभ के लिए चोरी छुपे आते हैं। ये देश कोई धर्मशाला नहीं। जो लोग देश के बंटवारे के समय आए वो स्वागत योग्य हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं को भारत में उतना ही अधिकार है जितना मुझे है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि अमेरिका चीन से आने वाले सभी आयातित सामानों पर 100% अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। यह फैसला 1 नवंबर 2025 से या उससे पहले भी लागू हो सकता है। ट्रंप ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि चीन ने कुछ दुर्लभ धातुओं यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, जो उद्योगों में बहुत काम आती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अब चीन पर जो भी टैक्स फिलहाल लगाया जा रहा है उसके ऊपर 100% और लगाया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.